चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साउंड में। हम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, ओके। और नेक्स्ट एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड का हमारे पास सोनार, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, और आपको इसका प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सोनार का सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? SONAR, सोनार, ओके। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। देखिए इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक नेविगेशन और रेंजिंग। नेविगेशन मतलब पता लगाना और रेंजिंग मतलब किसी डिस्टेंस को पता करना, ओके। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि साउंड रेंजिंग क्या होती है। साउंड रेंजिंग, देखिए फिजिक्स में एक टेक्निकल वर्ड है साउंड रेंजिंग। साउंड रेंजिंग का ये मतलब होता है कि जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके किसी डिस्टेंस को पता करते हैं। क्या करते हैं हम? अल्ट्रासाउंड के रिफ्लेक्शन, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट करता है, हमको पता है। अल्ट्रासाउंड के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकालते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? साउंड रेंजिंग, ठीक है। तो साउंड रेंजिंग में हमेशा क्या किया जाएगा? डिस्टेंस पता लगाया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का। किसकी हेल्प से? अल्ट्रासाउंड वेव के रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी की हेल्प से, ओके। तो देखिए साउंड रेंजिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस और रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, ओके। तो ये देखिए, ये शिप एक हमने बनाई हुई है, ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है। इस शिप में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको सोनार बोलते हैं। इस डिवाइस के दो कंपोनेंट है मेन, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर, ओके। और देखिए ये बॉटम ऑफ द सी है, ठीक है। हमको क्या करना है? शिप से लेके बॉटम तक की डिस्टेंस निकालनी है कि ये समुद्र कितना गहरा है, या सीधे शब्दों में बोले तो हमें डेप्थ ऑफ सी निकालना है। क्या निकालना है? डेप्थ ऑफ सी निकालना है, ठीक है ना। तो ये डेप्थ हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस डेप्थ को? डेप्थ एक तरीके का क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। सिंपल सा फंडा है। शिप में हमने सोनार लगा दिया है, ये एक तरीके की डिवाइस होगी जिसमें ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड पल्स को भेजेगा ऐसे, ठीक। ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड पल्स को भेजा, ये यहां पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब रिफ्लेक्ट होगी तो एक सोनार का दूसरा कंपोनेंट होता है रिसीवर, वो क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा? रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स को। प्लस नहीं है, वो पल्स है, ओके। अल्ट्रासाउंड पल्स हमने भेजी, कल हमने पल्स की बात करी थी क्लास में। रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स रिसीव करता है कौन? रिसीवर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जरा, क्या होगा कि जब रिसीवर इस रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स को रिसीव करता है तो यहां पे एक इक्विपमेंट लगा होता है जो टाइम मेजर कर लेता है। कितना टाइम? जब ट्रांसमीटर ने पल्स को छोड़ा था और जब रिसीवर ने पल्स को कैच किया, ये टाइम इंटरवल टोटल टाइम आ जाता है। यानी कि शिप से बॉटम तक जाने में प्लस बॉटम से वापस शिप तक आने में टोटल टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। और जब टोटल टाइम पता चल जाएगा, मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस है d, यानी कि डेप्थ क्या है? सी की d है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन खास बात जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्पीड आप किसकी रखोगे? अल्ट्रासाउंड की स्पीड वाटर में कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड। नहीं, अल्ट्रासाउंड की स्पीड वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पीड की जगह हम 1500 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। टाइम, टोटल टाइम पता चल गया। टोटल टाइम कैसे पता चला? जब रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया, यानी कि रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स को रिसीव किया, तो टोटल टाइम पल्स के यहां से यहां जाने में, यानी कि शिप से बॉटम तक और बॉटम से वापस शिप तक आने में टोटल टाइम पता चल गया। तो यहां हम टोटल टाइम रखेंगे और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? d प्लस डी, 2d, क्योंकि d गया और d वापस आया, 2d और टोटल टाइम। तो इस तरीके से यहां हम जब 2d रखेंगे, हमको टाइम पता चल गया है। टाइम किसने बताया है? हाँ, शिप में ऐसा इक्विपमेंट, सोनार में ऐसा इक्विपमेंट लगा रहता है जो टाइम बता देता है। टाइम पता चल गया, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता चल जाएगी। अभी ये और क्लियर होगा, लेकिन किससे? अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तब ये क्लियर होगा, ओके। तो सिंपल सा देखिए एक बार फिर से, इसका प्रिंसिपल क्या है? क्या आपको पता करना है? डेप्थ। क्या क्या आपको पता है? तो जवाब यह है कि आपको पता है स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर, स्पीड पता है। और क्या पता है? टाइम। कौन सा टाइम पता है आपको? सिग्नल, ये जो आप
सिग्नल का मतलब ये जो अल्ट्रासाउंड पल्स आप भेज रहे हो इसके शिफ्ट से बॉटम तक जाने और बॉटम से वापस शिफ्ट तक आने का टाइम आपको पता है, तो टाइम पता है और स्पीड पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे और जो भी डिस्टेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस आएगा ना इतना प्लस इतना, इसको हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमको तो केवल एक तरफ का डिस्टेंस चाहिए, वही तो क्या है? डेप्थ है सी की। अभी हम इसको करते हैं न्यूमेरिकल में। चलिए यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हुए हैं। तो देखिए दो चीजें होती हैं इसमें मेन, दो कंपोनेंट, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ओके, तो यहां पे हमने नोट किया द ट्रांसमीटर ऑफ सोनार इज मेड टू एमिट अ पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड विद अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50,000 हर्ट्ज। ठीक है, ट्रांसमीटर 50,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड पल्स भेजता है और उसके बाद क्या होता है, जब पल्स यहां पे टकराएगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्ट होकर जो अल्ट्रासाउंड वेव आएगा या अल्ट्रासाउंड पल्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इको। इस इको को रिसीव करेगा कौन? रिसीवर, जो कि कहां लगा होगा? सोनार में। ओके, तो द इको प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द रिसीवर पार्ट ऑफ द सोनार। ओके, हमने इस पे बहुत सारी पहले बातें करी। रिसीवर क्या करेगा? ये जब पल्स को रिसीव करेगा तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से टाइम पता चल जाएगा हमें। तो देखिए यहां पे हमने नोट किया द सोनार डिवाइस मेजर द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासाउंड पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम ऑफ द सी एंड बैक टू द सी। टोटल टाइम पता चल जाता है किसको? यहां पे एक डिवाइस लगी होती होगी रिसीवर में। ओके, तो टोटल टाइम पता चल गया। इस तरीके से हम किसको निकाल सकते हैं? डेप्थ को। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, इसके अलावा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोनार का यूज हम करेंगे शोल ऑफ फिश को, शोल ऑफ फिश को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कोई शिपरेक हो गया, सबमरीन वगैरह होगी दुश्मन की, मान लो कोई एनिमी की, ये खासकर वॉर जब युद्ध वगैरह होते हैं तो नेवी इसका यूज करती है। कोई एनिमी का अगर यहाँ पे सबमरीन आ रहा है तो क्या करेंगे? सिग्नल यहाँ से भेजेंगे, अगर टकरा के वापस आएगा तो उसकी पिक्चर वगैरह ऐसा कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे ले लेते हैं, या टाइम यहाँ से देख लिया जाता है तो हमको पता चल जाता है वो कितना दूर हमसे है। ठीक है, तो ये सारे इसी तरीके से कोई आइसबर्ग होता होगा उसको पता करने के लिए, या शिपरेक वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल देखिए जरा। सोनार डिवाइस अटैच टू अ शिप सेंड्स अल्ट्रासाउंड वेव्स इन द सी। ओके, एक शिप में सोनार लगा हुआ है, ये अल्ट्रासाउंड वेव भेजता है नीचे। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, बॉटम ऑफ द सी, सी के बॉटम निचले भाग से ये वेव रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है? इफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स टेक्स 4 सेकेंड, यहां जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है इफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम, फ्रॉम द शिप टू द बॉटम, अभी आगे पढ़िए, एंड बैक टू द शिप, एंड बैक टू द शिप, यानी कि ये टोटल टाइम दिया है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि केवल इतना टाइम दिया हो शिप से लेके कहां तक? बॉटम तक जाने का, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको टोटल टाइम दिया हुआ है शिप से बॉटम तक जाने में और बॉटम से वापस शिप तक। वैसे तो ज्यादातर टोटल टाइम ही दिया रहता है, तो ध्यान से इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इफ द अल्ट्रासोनिक वेव टेक्स 4 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द शिप टू द बॉटम एंड बैक टू द शिप। ओके, और बैक टू द शिप जब वापस शिप में आएगा तो किस फॉर्म में आता है? इन द फॉर्म ऑफ एन इको। तो वही ब्रैकेट में लिखा इन द फॉर्म ऑफ एन इको। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी? तो माना डेप्थ कितनी है? डी है। ठीक, तो सिंपल सा यहां पे आप फॉर्मूला लगाओगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन खास बात क्या है, ध्यान रखिएगा जरा, जब आप डिस्टेंस रखेंगे ना तो d प्लस डी 2d रखेंगे। अगर आप यहां टोटल डिस्टेंस रख रहे हैं तो टाइम भी कितना रखेंगे? टोटल। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? d प्लस डी 2d अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 4। कोई दिक्कत है? अब स्पीड, अभी मैंने बताया था अल्ट्रासाउंड, यस, अल्ट्रासाउंड की स्पीड वाटर में कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, वैसे तो एग्जाम में दिया रहता है तो यहां हम रखेंगे 1500। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा 1500 मीटर पर सेकेंड। बस अब डी की वैल्यू निकाल ली, 2 1 2 2 2 4, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3000 मीटर्स। ओके, 3000 मीटर। 3000 मीटर मीन्स व्हाट? 3 किलोमीटर। तो डेप्थ कितनी है सी की? 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए स्कूल में आपको ऐसे भी कराया जा सकता है। स्पीड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बोला जाएगा? ध्यान से जरा चेक करिएगा। सिंपल आपको ऐसे करा देंगे, बोलेंगे कि डेप्थ कितनी है? डी, तो डी रख दिया जाएगा। तो टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ। समझ रहे हो क्यों? केवल अगर आप इतना डिस्टेंस ले रहे हैं तो टाइम भी हाफ ही तो लोगे।
ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 4, तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा 4 का हाफ कितना होता है 2, तो यहाँ टोटल डायरेक्ट 2 रख दीजिएगा। हाफ डिस्टेंस अगर हाफ रखोगे, जाने का केवल जाने का डिस्टेंस रखोगे, यानी कि केवल डेप्थ रखोगे, तो आप डी रखिएगा, नीचे टाइम को हाफ कर लीजिएगा। स्पीड यहाँ 1500 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, डी का वैल्यू कितना आएगा 3000 मीटर या फिर 3 किलो, इसको 3 किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, 1000 से डिवाइड लगाओ किलोमीटर में आ जाएगा। कोई डाउट है कर लीजिए। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है व्हाई अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड इन सोनार, सोनार में अल्ट्रासाउंड वेव ही क्यों यूज किया था, ऑर्डिनरी साउंड क्यों नहीं। कल मैंने इसको डिस्कस किया था, इसमें बस 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पहला ये कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, जिसके कारण ये वाटर में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, काफी दूरी तय कर सकते हैं, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। दूसरा ये कि अल्ट्रासाउंड वेव आपको सुनाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, तो ये इंजन की नॉइस वगैरह के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो बस ये जो 2 छोटे से पॉइंट है इनको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेचर में भी कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि बैट हो गया, पोपॉयज हो गए या डॉल्फिन्स हो गए, ये अपना प्रे मतलब शिकार पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बैट का एग्जांपल यहां पर हम लेके देखते हैं किस तरीके से ये अपने प्रे को, मतलब जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े होते हैं उन पे शिकार किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये बैट हमने यहाँ पे देखिए आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। बैट क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक स्क्वीक निकालेगा, स्क्रीम करेगा, जब वो चिल्लाएगा तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां से निकलेंगी, सामने अगर कोई प्रे है उस पर जाके टकराएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होंगी और इको आएगा, इनको इको सुनाई पड़ेगा, ठीक। तो सेम ये जैसे सोनार आपने पढ़ा था वैसे ही ये अल्ट्रासोनिक स्क्वीक जो निकल रही है ट्रांसमीटर जैसा काम कर रहा है बैट, ये ट्रांसमिट कर रहा है वेव को, यहां से टकरा के वापस आ रही है और इसके कान इसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जज करके ये टाइम कैलकुलेट कर लेता होगा अपने दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से जब टाइम का कैलकुलेशन हो जाता है तो उसको डिस्टेंस का पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है और वो उस पर अटैक कर देता है। सिंपल सा फंडा है बस, ठीक। तो बैट्स को देखिए रात की बात हो रही तो वैसे भी उनकी आईसाइट वीक होती है, ठीक है ना, तो देख के शिकार नहीं करते हैं, वो सुन के करते हैं, ठीक है ना, सिंपल। इसी तरीके से वो काफी स्पीड से जा रहे होते हैं और बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उससे टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते हैं उससे, ये कॉन्टिन्यूसली क्या भेजते रहते हैं, अल्ट्रासोनिक स्क्वीक, अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते रहते हैं। तो कोई ऑब्स्टेकल अगर बीच में आएगा तो उससे टकरा के इनके कान पे तुरंत आ जाता है, तो इनको पता चल जाता है सामने कोई ऑब्स्टेकल है, तो अपनी डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज। तो आपने 2 फायदे देखे नेचर में। बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है रात में फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, विदाउट कोलाइडिंग विद अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि बिना दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराए हुए। और दूसरा क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, टू सर्च देयर प्रे। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, अच्छा इसी तरीके से पोरपॉइजेस हैं या डॉल्फिन्स हैं, ये भी अपना शिकार इसी तरीके से पकड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, अगर एग्जाम में आएगा तो उसका भी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इको लोकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इको लोकेशन क्या होता है। तो कोई नई चीज नहीं, जो आपने पढ़ा है ना वही इको लोकेशन होता है। क्या ये इको लोकेशन एक मेथड होता है जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, कुछ एनिमल्स जैसे कि बैट्स, पोरपॉइजेस, डॉल्फिन्स, इनके द्वारा ये मेथड यूज किया जाता है। इसमें ये क्या करते हैं, सामने वाले ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं, किसकी हेल्प से, बाय हियरिंग द इकोज। किसकी इको, अपने ही अल्ट्रासाउंड की, जो अपना ये अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, अपना अल्ट्रासाउंड स्क्वीक जो भेजते हैं, जो ये आवाज निकालते होंगे, ठीक है, उसी को ये क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा इको लोकेशन क्या है, इट इज द मेथड यूज्ड बाय सम एनिमल्स लाइक बैट, पोरपॉइजेस एंड डॉल्फिन्स टू लोकेट देयर ऑब्जेक्ट बाय हियरिंग द इकोज ऑफ देयर अल्ट्रासाउंड स्क्वीक, इज कॉल्ड इको लोकेशन। ओके, अच्छा इसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ मॉथ्स ऐसे होते हैं, मॉथ्स मतलब छोटे कीड़े वगैरह, ठीक है, कुछ मॉथ्स ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासाउंड को सुन लेते हैं आराम से, उन्हें पता चल जाता है। तो जब बैट अटैक करने वाला होता होगा उन मॉथ पे, तो उन्हें खुद ही पता चल जाता है। जैसे मान लो ये वाला इंसेक्ट है, तो ये अल्ट्रासाउंड स्क्वीक को नहीं सुन पाता है, तो इससे रिफ्लेक्ट होके बैट को पता चल जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन कुछ मॉथ्स ऐसे भी होते हैं जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को जज कर लेते हैं, उन्हें सुनाई पड़ जाता है। तो जैसे ये स्क्वीक करता होगा, ठीक है, वो मॉथ तो सुन लेता है उसको, तो वहां से अपनी पोजीशन क्या करता है, वो चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रे बच जाता है वहां से, या फिर वो इंसेक्ट वहां से बच भी जाता है। कोई डाउट है बताइए इसमें, कर लीजिए इसको।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ओके, इसमें साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड को हम जो रिकॉग्नाइज करेंगे ना वो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक से रिकॉग्नाइज करेंगे। पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा है टिम्बर या फिर क्वालिटी। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम लाउडनेस लेते हैं। ओके, देखिए लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है। देखिए कोई धीरे बोल रहा है उसकी लाउडनेस कम है, कोई तेज बोल रहा है उसकी लाउडनेस ज्यादा है। तो लाउडनेस कैसे पता करते हैं, तो जवाब ये है, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, ये दोनों तरफ से हमने ऐसा टाइट किया, इसको हमने वाइब्रेट किया, इसको केवल हमने यहां तक ही उठाया ऐसे। तो इसका एम्पलीट्यूड ये स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करने लगेगी। इसका एम्पलीट्यूड केवल इतना है, लेट अस से 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। और इसको देखो जरा, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी और इसको हमने ज्यादा फोर्स लगाया, और इसका एम्पलीट्यूड हमने कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपनी मीन पोजीशन के 2 सेंटीमीटर ऊपर जाती है और 2 सेंटीमीटर नीचे आती है। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है, इसका कि इसका। ठीक है, तो यहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो आपको लाउड आवाज किस में आएगी, ये वाली कंडीशन में। तो यहां आपको लाउड साउंड आएगा। ठीक है, और यहां पर आपको फेंट साउंड आएगा, यानी कि धीरी आवाज आएगी, फेंट साउंड आएगा यहां। ठीक है ना। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। और देखिए भाई सीधी सी बात है, हमारे कान पे पर यूनिट एरिया, हमारे कान पे पर सेकंड कितनी एनर्जी गिरी है, पर सेकंड कितनी एनर्जी गिरी है, मतलब कितनी एनर्जी हमारे कान पे पर सेकंड आई है, यही क्या होता है, लाउडनेस। देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर आपने इसको तेजी से वाइब्रेट कराया, किसको, सोर्स को, कौन से सोर्स को, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपने इस पर ज्यादा वर्क डन किया है, इसको ज्यादा तेजी से अगर वाइब्रेट कराया है, तो ये मीडियम में वाइब्रेशंस भी, मीडियम में डिस्टर्बेंस भी ज्यादा पैदा करेगा। ओके, और हमारे कान पे जो एनर्जी आएगी पर सेकंड वो भी ज्यादा होगी। सिंपल शब्दों में बोलें तो अगर सोर्स का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, सोर्स का अगर वाइब्रेटिंग सोर्स का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो लाउडनेस भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरीके से लाउडनेस एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। अब ज्यादा हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, 11th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान से समझिए जरा, अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं, 2 टाइम्स, तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, लाउडनेस को अगर मैं एम्पलीट्यूड को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, कितना, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर लगाया ना, 3 का स्क्वायर कर लो, लाउडनेस कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। चेक करिए जरा, यहां 1 सेंटीमीटर था एम्पलीट्यूड और यहां क्या है, 2 सेंटीमीटर। 1 और 2 से आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं एक और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए यहां 3 सेंटीमीटर हमने इसको ऐसा एम्पलीट्यूड दिया और यहां हमने इसको 6 सेंटीमीटर दिया, तो बताइए ये वाला एम्पलीट्यूड इसका क्या है, 2 टाइम्स है, ये वाला एम्पलीट्यूड इसका, तो एम्पलीट्यूड आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो जितनी लाउड इसकी आवाज आ रही थी ना, 2 टाइम्स कर दिया, इसका 2 का स्क्वायर पर क्या आएगा, 4, तो इसकी लाउडनेस इसके कंपैरिजन में क्या होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो याद रख लीजिए लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, एम्पलीट्यूड। ओके, तो यही हमने लिखा है, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स लाउडर द साउंड विल बी। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई लाउडनेस को मेजर किसमें, जैसे आप लेंथ को किसमें मेजर करते हो, मीटर में, मास को किसमें मेजर करते हो, किलोग्राम में, यूनिट्स होती है ना। तो लाउडनेस को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो जवाब है लाउडनेस को मेजर करने की यूनिट होती है डेसिबल। क्या होती है, डेसिबल। ओके, नोट कर लीजिए इसको, शॉर्ट में हम डी, स्मॉल डी लिखते हैं और फिर बी लिखते हैं। ठीक है ना। देखिए पिन जब आप गिराते हो ऐसा रूम में, जो बोलते नहीं पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, ठीक है, जो पिन ड्रॉप करने पे साउंड नहीं आता है, ठीक है, उसको हम 0 डेसिबल मान लेते हैं। क्या करते हैं, 0 डेसिबल मान लेते हैं। और अगर आपको अंदाजा लगाना हो, जैसा भी मैं यहाँ पे चीखूं ना, एक नॉर्मल आदमी अगर जो तेजी से जो चिल्लाता है उसकी लाउडनेस होती है लगभग 65 डेसिबल। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए आसपास, आपके घर के आसपास, या ट्रेन से या बस से कहीं से निकल लो, आसपास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो नॉइस होती है वो लगभग होती है, उसकी लाउडनेस होती है लगभग 100 डेसिबल। और कोई जेट होता है, जेट एयरक्राफ्ट जो लगभग आपसे 50 मीटर्स की दूरी पे हो, उसकी लाउडनेस होगी 130 डेसिबल। ओके, नोट कर लीजिए इसको। लाउडनेस में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ध्यान से जरा चेक करिए, ये एक साउंड वेव का ग्राफ है, ठीक है, और ये एक दूसरे साउंड वेव का ग्राफ है। ठीक है ना। बताइए एम्पलीट्यूड कहां पे ज्यादा है,
दूसरे ग्राफ में ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना। तो दो ग्राफ अगर आपको एग्जाम में बना के वो दे दें और दोनों का ये A1 है एम्पलीट्यूड और ये A2 है, ठीक है, ये टाइम है। ये ग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं ना वेव में, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड ऐसे और ऐसे अगर आपको दे दिया है तो आपको पूछा जाएगा कौन सा साउंड लाउड होगा, तो किस पे टिक लगाओगे, दूसरे वाले पे, क्यों, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। नेक्स्ट हम लेते हैं पिच। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए पिच। पिच क्या होता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए, ये मैं इसको ऐसा वाइब्रेट करा रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक। तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो ध्यान से समझिए जरा, मान लीजिए कि दो साउंड्स हैं आपके पास, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए जरा पिच के लिए कैसा होगा। दो साउंड्स हैं, ठीक है। ये पहले साउंड का वेव हमने बनाया है और यहां पे मैं आपको दूसरे साउंड का वेव बना रहा हूं, चेक करिएगा जरा, ठीक है। ये दूसरे साउंड का वेव बनाया हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए ये टी टाइम है, ठीक है ना, या 1 सेकेंड है, मान लीजिए कितना है 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड में इतने सारे वेव्स बन जाते हैं। चेक करिए, यहाँ पे 1 सेकेंड में एक ही वेव बना है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 2 3 और ये 4, मान लीजिए 4 वेव्स बन गए, ठीक है। तो 1 सेकेंड में यहाँ 4 साइकिल कंप्लीट हुए, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 हर्ट्ज। यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 साइकिल बना है, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ये देखिए एम्पलीट्यूड, जो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है वही सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो आपने क्या देखा कि दोनों साउंड में लाउडनेस में डिफरेंस नहीं है, जरा ध्यान से चेक करिएगा, दोनों साउंड में लाउडनेस में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बल्कि डिफरेंस किसमें, फ्रीक्वेंसी में, ओके। तो देखिए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मैन है, ठीक है, और वोमेन है, ये दोनों बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की लाउडनेस क्या हो, सेम, क्योंकि लाउडनेस किससे नापी जाती है, एम्पलीट्यूड से। तो चेक कर लीजिए जरा, ठीक है, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होंगे, दोनों की लाउडनेस साउंड की सेम होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई लेडी बोलती, कोई वुमेन बोलती, कोई मैन, तो आप आवाज अलग से बिना उसको देखे हुए पहचान जाते हो कि नहीं, कि हाँ भाई ये औरत की आवाज है, ये आदमी की आवाज है, ठीक है ना। कैसे पहचान जाते हो, दोनों की लाउडनेस सेम होने के बावजूद भी कैसे पहचान जाते हो, पिच से पहचान जाते हो, ठीक है। सुनिए, ये वोमेन का ग्राफ है, वोमेन की आवाज श्रिल होती है, कैसी होती है, श्रिल, मधुर होती है। श्रिलनेस तब आती है जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, श्रिलनेस तब आती है जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, ठीक, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो है, ठीक है। तो याद रखिएगा पिच को हम, पिच कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आंसर है पिच साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण हम दो साउंड के बीच में अंतर पता कर सकते हैं, कब, जबकि उनका लाउडनेस कैसा हो, सेम। और ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो यहां डेफिनेशन लिखा हुआ, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस, ओके। फिर हमने लिखा है पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। देखिए जैसे ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है धीरे धीरे, और ये तेज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है, और ध्यान से जरा समझिएगा प्लीज, इसको हम वाइब्रेट कराते हैं 1 सेंटीमीटर तक इधर, और फिर 1 सेंटीमीटर इधर, अपने मीन से 1 सेंटीमीटर इधर जाती है और अपने मीन से 1 सेंटीमीटर इधर। ये भी यही करती है, 1 सेंटीमीटर इधर जाती है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, 1। दोनों का भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो किसकी तेज है। इसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसको देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। तो ये इसकी जो आवाज निकलेगी, इसका जो साउंड होगा, दोनों की लाउडनेस तो सेम होगी क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी पिच ज्यादा होगी, वो आवाज मधुर होगी, वो आवाज पतली होगी, श्रिल होगी, ओके। अब एक प्रैक्टिकल और कर सकते हैं आप, देखिए साइकिल होगी आपके पास, उसको डबल स्टैंड में जब आप खड़ा करते हो, साइकिल को डबल स्टैंड में जब खड़ा करते हो तो पैडल मारते हो उस पे, तो पीछे वाला आपका जो बाइसाइकिल का पीछे वाला जो व्हील है वो घूमने लगता है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए जरा ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ये साइकिल को डबल स्टैंड पे खड़ा करिए और पैडल मारिए, ठीक है। जब आप पैडल मारोगे, देखिए पैडल जब आप मारते हो तो धीरे धीरे भी चलाते हो और फिर तेज तेज भी चलाओगे, ठीक। एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, ऐसा एक कार्डबोर्ड का ऐसा टुकड़ा लीजिए और इसके जो स्पोक्स है ना, इसकी जो तीलियां हैं, इस पर टच कराइए,
तो ध्यान दीजिएगा जरा, जब आप धीरे से रोटेशन कराओगे व्हील का तो आपको आवाज पता है कैसी आएगी, थोड़ी भारी आवाज आएगी। लेकिन जब आप तेजी से चला देते हो तो आवाज पतली हो जाती है, आवाज पतली हो जाती है। क्यों पतली हो जाती है? क्योंकि जब आप तेज चला देते हो तो पर सेकंड आपने साइकिल्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। साइकिल्स आपने 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगा रहा है ना ये, तो 1 सेकंड में ये कार्डबोर्ड इससे ज्यादा टकराएगा, पर सेकंड वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे कार्डबोर्ड में अब, और पर सेकंड वाइब्रेशन अगर ज्यादा होंगे तो पर सेकंड ओके तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आवाज श्रिल हो जाती। ये आप कभी महसूस करके देखिएगा, साइकिल को डबल स्टैंड पे लगा के उस पर जब आप तेजी से चला दोगे, कार्डबोर्ड टच कराओगे ना, तो आवाज श्रिल हो जाती, एकदम पतली हो जाती है आवाज। जितना तेज घुमाओगे उतनी पतली आवाज। तेज घुमाने का क्या मतलब है, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, किसकी, वाइब्रेशन की। कौन वाइब्रेट कर रहा है, कार्डबोर्ड वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है, वो स्पोक्स पे टच कर रहा है बार बार, और वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, और फ्रीक्वेंसी आपने इतनी बढ़ा दी है तो आवाज उसकी पतली हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, 2 ग्राफ बना के अगर आ जाते हैं कभी, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, फ्रीक्वेंसी आता है पकड़ना, ग्राफ एक्चुअल में आपको ऐसे ऐसे नहीं देगा, ग्राफ आपको ऐसे ऐसे देगा। देखिए, एक के ऊपर एक देगा, एक ऐसे देगा और इसी में एक ऐसे देगा। ठीक, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम कर देगा, इसका भी ए और इसका भी। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखने से पता चल रहा है। देखिए, ये जो टाइम इंटरवल मान लो टी है, इस टी इंटरवल में एक ही चक्कर कंप्लीट करता है, एक ही साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन ये बहुत सारे साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। तो पिच किसकी हाई होगी, नीचे वाले की, इसकी पिच हाई होगी, ये श्रिल होगी, और ये कैसी होगी, श्रिल नहीं होगी, ये भारी आवाज होगी थोड़ी। ठीक है, बल्कि दोनों का लाउडनेस क्या होगा, सेम। ओके, कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी या टिम्बर। ओके, तो क्वालिटी या टिम्बर, हमारे कान बहुत देखिए शाणे होते हैं हमारे कान। अभी पहले टॉपिक में आपने क्या देखा कि लाउडनेस में आपने क्या देखा कि अगर 2 साउंड का एम्पलीट्यूड अलग है तो वो पहचान जाते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड जिसका कम है वो कम लाउड उसको समझ में आता है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कम आएगी कान पे तो कम लाउडनेस महसूस होगी। ठीक है, जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी लाउडनेस ज्यादा लगती है। दूसरा आपने देखा कि लाउडनेस अगर सेम है, लाउडनेस अगर सेम है तो हमारे कान क्या करते हैं, 2 साउंड की फ्रीक्वेंसी को पहचान जाते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो श्रिलनेस आती है उस साउंड में, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसमें वो भारी होती है आवाज। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एम्पलीट्यूड भी सेम है तो फ्रीक्वेंसी से पहचान जाता है। अब तीसरा देखिए जरा, तीसरा क्या है, अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो, यानी कि लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, इन दोनों, इस ग्राफ को देखिए जरा, इसमें देखिए, इसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही एम्पलीट्यूड इसका भी है, तो एम्पलीट्यूड दोनों के सेम हो गए। क्या सेम हो गए, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो गए, यानी कि दोनों की क्या सेम हो गई, लाउडनेस सेम हो गई। और दूसरा देखिए जरा, ये देखिए, ये एक हाफ वेव बना और ये फुल वेव बन गया। ठीक है, टी टाइम में ये फुल वेव बन गया, इस वेव को देखो, ये भी टी टाइम में फुल वेव बन गया। ठीक है, तो टी टाइम में इसके कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 1, टी टाइम में इसके भी कितने कंप्लीट हुए, 1, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, सेम। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गई दोनों की तो पिच भी क्या हो गई, सेम। तो आप क्या देख रहे हो, ये इन दोनों ग्राफ में लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। उसके बावजूद भी यहां मैंने आपको दिखाई फ्लूट, जो बांसुरी होती है उसका वेव फॉर्म हमने बनाया हुआ है। आपको हमने चैप्टर के शुरू में बताया था, जब कोई साउंड वेव निकलेगा तो उसका वेव फॉर्म हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे ले सकते हैं। ओके, तो ये फ्लूट का वेव फॉर्म है और ये वायलिन का वेव फॉर्म है। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए, दोनों की लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। उसके बावजूद भी अगर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फ्लूट और वायलिन एक साथ बजाया जाए तो आपके कान उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं साउंड को। आपको पता चल जाता है कौन सा बांसुरी का है, कौन सा वायलिन का है, कौन सा फ्लूट का है, कौन सा वायलिन का है। क्यों पता चल जाता है, तो जवाब ये है कि टिम्बर या क्वालिटी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी हेल्प से हमारे कान क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं। जो डिफरेंट साउंड आ रहे होते हैं जिनकी क्या क्या सेम रहती है, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी या फिर लाउडनेस और पिच। ओके, तो अब बात यह है कि हमारे कान इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, हमारा ब्रेन इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर लेता है। तो इसका जवाब आपको तब मिलेगा जब आप फ्लूट का जो साउंड होता है उसका वेव फॉर्म आप कंप्यूटर स्क्रीन पे लोगे ना तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, और वायलिन का लोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो क्या आपने काबिलियत, क्या इसमें आपने खासियत देखी, खासियत देखी आपने कि दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वेव फॉर्म क्या है, अलग अलग।
दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वेव फॉर्म क्या हैं, अलग अलग। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि टिम्बर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि हम अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को पहचान सकते हैं, जबकि उसकी लाउडनेस और पिच क्या हो, सेम हो। और पिच डिपेंड किस पे करती है, पिच डिपेंड करती है आने वाले साउंड के वेव फॉर्म पे। किस पे, आने वाले साउंड के वेव फॉर्म पे। इन वेव फॉर्म का पैटर्न अलग होता है, इसलिए दिमाग को भी ये अलग अलग समझ में आते हैं। हमारे कानों के थ्रू जो ब्रेन में सिग्नल जाते होंगे उनको भी ये अलग अलग समझ में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यही हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव या फिर वेव फॉर्म। अब फिर से याद रखिए, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, याद रखिए एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी। और तीसरा टिम्बर, टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, टिम्बर डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। फिर से याद दिला दूं, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, और दो साउंड की लाउडनेस अगर सेम हो जाए तो आप दोनों साउंड को कैसे पहचानते हो, उसकी पिच से। पिच में क्या होता है, पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं, ठीक है, और या जैसे हमने वायलिन और फ्लूट का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना, इनके एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी कि इनकी लाउडनेस भी सेम है, और इनकी पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है। उसके बावजूद भी हमारे कान या हमारा ब्रेन इसको पहचान लेता है। उसका रीजन है कि इनके वेव फॉर्म क्या होते हैं, अलग। तो टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अब एक और मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आशा भोसले की आवाज है और लता मंगेशकर जी की आवाज है, ठीक है, तो दोनों फीमेल सिंगर है, दोनों के सॉन्ग्स आप अलग अलग पहचान जाते हैं। जैसे ही रेडियो पे बजता है या आपने वीडियो उसका नहीं देखा और आप सुनते ही पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं सुनते ही? तो जवाब यह है कि टिम्बर या क्वालिटी की वजह से आप पहचान जाते हैं। ठीक है, दोनों सिंगर की लाउडनेस भी अगर सेम हो, एक ही सॉन्ग को अगर दोनों फीमेल सिंगर गाएं एक ही सॉन्ग को, तब भी आप पहचान जाते हैं ये लता जी की आवाज है या आशा भोसले जी की आवाज है। आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो। कैसे? दोनों की श्रिलनेस सेम थी, गाना वही था, ठीक है, गाना वही था, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब कुछ वही था, लेकिन क्या अलग हो गया? टिम्बर। टिम्बर क्या अलग, क्यों अलग हो गया? क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड की बनावट थोड़ी अलग है, उनकी अलग, तो जो वाइब्रेशन का स्टाइल है वो दोनों का अलग होगा, तो जो वेव फॉर्म बन के आएगा दोनों की आवाज का अलग अलग आएगा। इसी तरीके से दो मेल सिंगर्स की आवाज भी आप अलग अलग पहचान जाते हैं। किसकी वजह से? क्वालिटी या टिम्बर की वजह से। ओके, क्योंकि दोनों मेल की जो आवाज निकलती है, साउंड निकलता है, उसका अगर वेव फॉर्म लिया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पे तो वो अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिएगा जरा। एग्जाम में अगर ऐसा कोई ग्राफ आता है, मान लीजिए, चलिए मैं और छोटा सा आपको बना के दिखाता हूं, ये देखिए, ये, ठीक, ये देखिए, ये ग्राफ एग्जाम में ऐसा आ गया, ठीक। इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? ए। इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? ए, ठीक है ना। और आपको ये टाइम पीरियड टी में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये टाइम पीरियड टी में, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? सेम। एम्पलीट्यूड भी क्या है? सेम। तो किसका डिफरेंस है इसमें? वेव फॉर्म का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक काम आएगी इसको पहचानने के लिए? टिम्बर। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे द ह्यूमन ईयर। ओके।